तो दोस्तों इधर ध्यान दो, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिए थे रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे मतलब सैलरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने निपटा दिया था, क्या? प्रोविडेंट फंड और एनपीएस, है ना। और फिर वो रिडक्शन से भी हमने कंपेयर कर लिया था, ठीक है, कि प्रोविडेंट फंड 80C में मतलब ओल्ड में, ठीक है ना, ओल्ड स्कीम है ना, और एनपीएस किसमें होता है? CCD1 और। तो भैया आज का नया मुद्दा ये है रिटायरमेंट बेनिफिट में, ठीक है, जो बागबान पिक्चर में बच्चन साहब ने लिया, जो नहीं लेना चाहिए, जिसके चक्कर में उनके चश्मे भी नहीं बन पाए, ठीक है। बागबान पिक्चर देखी नहीं देखी है? देखी तो है बागबान पिक्चर, है ना। घर वाले हम पे शक करते हैं, हाँ। तो बागबान पिक्चर में भाई मैं घर वालों को कहता हूँ, घर वाले जब भी आते मेरे घर, जब भी मूवी आती घर वाले हमारे ऊपर शक करते हैं, मेरे ऊपर भी शक करते हैं। मैंने कहा मुझे आलोक समझा करो, आलोक, मुझे इन चारों बच्चों से समझा करो। तो मेरे पापा पता क्या बोलते हैं? आलोक को तो गोद लिया था है ना, आलोक को तो अनाथालय की सीढ़ी में मिला था ना आलोक तो, हाँ। तो तुझे गोद लिया तो तुझे आलोक समझते। तो भैया बागबान जैसे पिक्चरें के चक्कर में घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं भाई। लेकिन बागबान में जो बच्चन साहब की गलती करी, बच्चन साहब ने जो गलती करी वही मैं अपने घर वालों को बताता हूँ। मैंने कहा चलो ये गलती मत करना है ना, फिर तो झगड़ा ही नहीं होगा। बच्चन साहब ने क्या किया था उस पिक्चर में, अगर तुम ध्यान से देखो, शुरू में दिखाते ना तो इतना दिमाग हम वहाँ लगाते नहीं, और टेक्निकल मामला होता है। तो बच्चन साहब ने क्या किया, बच्चन साहब ने जब बैंक से रिटायर हुए, तो बैंक से रिटायर होने के बाद उन्होंने बैंक के मैनेजर को ये बोला कि जो पैसा मुझे धीरे धीरे मिलना चाहिए, है ना, पेंशन की तरह या किसी और की तरह, वो पैसा मुझे क्या दे दो, एक ही बार में दे दो। तो बैंक का मैनेजर समझा रहा था उन्हें, बच्चन साहब देखो वैसे तो आप पढ़े लिखे हो, बैंक के कर्मचारी रहे हो, और फिर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपका सारा पैसा खत्म हो गया तो फिर आपके पास अपनी कोई कमाई रहेगी। तो अरे भाई भाई वाला कैश में क्या दिक्कत है, हमारे 4 बालक है, 4 कंधे 4 बेटे हैं कि नहीं बात, ठीक है। तो चारों बेटे चारों कंधों ने उन्हें शमशान तक की राह दिखाई, लेकिन उनकी जीवन में कोई सुधार हुआ नहीं। तो बच्चन साहब की जो गलती है वो यही है, क्या है बताओ? एक बार में पूरा पैसा ले लेते हैं। तो एक बार में जो पूरा पैसा लिया जाता है उसे कुछ 2-3 तरीके से बांटा जाता है। पहला, एक तो पेंशन, जो तुम जानते हो, बुढ़ापे का सहारा पेंशन हमारा, है ना, बुढ़ापे का सहारा पेंशन, पेंशन तो मंथली मिलती है, तो वो भी आज पढ़ेंगे। और एक होता है भैया इनाम। क्या होता है भैया, बोलो भाई? इनाम। अब भाव लोगे इनाम क्या होता है? इनाम का मतलब होता है एक बंदा पूरी जिंदगी, जैसे भैया तुमने देखा होगा जब भी तुम नानी के गए, दादी के गए, जब वहां से आए गर्मी की छुट्टी बिता के, तो एक तो वहां तोड़ फोड़ मचाई वो अलग है, लेकिन फिर भी दादी नानी क्या देती साथ में जाते टाइम पे? हाँ, 100 रुपये दे दिए, चलो आजकल के ज़माने 500 रुपये दे दिए ना, मिल जाते हैं ना, मिल जाते हैं ना, ऐसे मत करो, है ना, राइट, मिल जाता है। नानी जितनी भी अपने हिसाब से देती है वो दे देती है ना। जैसे भैया पहले मैं जाता था अपनी नानी के, तो नानी हमेशा मुझे 50 रुपये 100 रुपये से दे दिया करती थी जाते टाइम पे, ना। आज भी घरों में क्या होता है, ये चलन हमारे, है ना। इसको पता क्या बोलते हैं, इसको एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो उसको। अब इसको तुम कहो तो इनाम भी नहीं कह सकते। इनाम किस चीज? इनाम तो वो होता है जो हमने कुछ खतरनाक काम करता है, हमने नानी की तोड़ फोड़ी मचाई है, क्या देना? हाँ, मान देना मतलब, हाँ। तो इसको एक तरीके से बोल दो कि आप, हर लोग इन्हें घर परिवार में अलग अलग बोलते हैं कि भाई एज अ ग्रेटिट्यूड दे दिए, चलो बच्चे यार नानी के आए हैं तो उन्हें याद रहेगा, चलो यार नानी के तोड़ फोड़ मचाए अलग, साथ में पैसा मिले अलग, इस लालच में अगली बार आते हैं हमें, इस तरीके से। तो इसके लिए हमारे देश में एक एक्ट बना हुआ है, सोचो, एक्ट कानून बना हुआ है, हमारे कोर्ट्स में नहीं है लेकिन कानून बना हुआ है। वो कानून ये कहता है कि कोई इंप्लॉय जीवन भर तुम्हारे ईमानदारी से जॉब कर रहा है, लेट्स से उस एक्ट में लिखा है मिनिमम 10 साल, कितने साल? कोई इंप्लॉय तुम्हारे यहाँ पे 10 साल लगातार जॉब कर रहा है, और उसके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगा किसी भी चोरी का, किसी भी दंगे प्रसाद का, किसी भी, है ना, गलत काम का, कि उसने कंपनी को नुकसान किया हो। तो जब वो कंपनी छोड़ के जाए तो उसे क्या मिलना चाहिए? इनाम कह दो, सम्मान कह दो, या उसकी ईमानदारी का एक ग्रेटिट्यूड कह दो, है ना। तो उसको नाम दिया हमारे एक्ट ने, हाँ, ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी का मतलब वो सम्मान कह दो
कि आपने अपनी कंपनी के लिए इतनी ईमानदारी से काम किया कि जीवन भर आपके ऊपर किसी भी तरह का इल्जाम नहीं लिया, ना कंपनी ने तुम्हारी वजह से कोई नुकसान झेला है। ग्रेच्युटी, अब देख ग्रेच्युटी मिल रही है ग्रेच्युटी एक्ट के चक्कर में, पर मिल तो रही है किससे? मिल तो किससे रही है भाई? तो बस ताई कह रही है मिल बांट के खाएंगे, जीवन बढ़िया गुजरेगा, है ना, राइट। कुछ कुछ बांट लेते हैं, जीवन काट लेते हैं। तो कुछ कुछ अंजलि कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ इतना बांटा ताई ने। ताई ने बोला कुछ कुछ कम मैं इतना ही लूंगी कि अगर तेरी इनकम में ऐड होके तेरा सारा पैसा 30% के स्लैब रेट तक पहुंच गया तो 30%, 20 है तो 20, 10 है तो 10, इस तरीके से लूंगी, पर 30 से ऊपर नहीं जाऊंगी। हालांकि ताई इसमें धोखा करती है, साथ में क्या सेस वगैरह ऐड करके क्या करती है, और चीजें बढ़ जाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो तो परसेंट के ऊपर टैक्स है ना, तो 30 से ऊपर नहीं लूंगी। तो 30% अगर तू मुझे दे भी रहा है तो क्या बुराई है, तो फ्री में मिल रहा है पैसा, इसके लिए तूने कुछ किया थोड़ी, इसके लिए तो वो काम किया जो हर एक बंदे को करना चाहिए, क्या, ईमानदारी। तो ताई ने बोला भाई देखो, अगर तुम निकले गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कौन से एम्प्लॉय बाबू, तो सरकारी नौकरी का यही मजा है, समझ गए होंगे क्या मजा है सरकारी नौकरी का। जितनी भी ग्रेच्युटी है फुल्ली माफ। लेकिन भाई सारे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते नहीं, तो कुछ कौन होंगे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ताई ने बोला कि ग्रेच्युटी जो दी जा रही है तेरे को, उसका कारण बता। उसका कारण यह कि ग्रेच्युटी एक्ट की वजह से दी जा रही है, या एम्प्लॉयर का दिल इतना बड़ा है कि तुझे जाते टाइम पे ग्रेच्युटी दे रहा है। तो ताई ने बोला अपने एम्प्लॉय से पूछना क्या तू ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है, क्या भैया ग्रेच्युटी एक्ट में कवरेज हो रही है। जवाब आएगा हाँ भाई हाँ, या फिर जवाब क्या आएगा, ना भाई ना। तो अगर भाई ग्रेच्युटी एक्ट में कोई बंदा कवर है तो जितना भी पैसा मिलेगा उसमें तुम्हें ताई कह रही है मिल बांट के खाएंगे, जीवन बांट लेंगे, है ना, ठीक है। अब इतना पैसा तुझे मिल रहा है तो तुझसे तेरे पैसे पर टैक्स नहीं ले रही, कुछ माफी भी तुझे दे देती हूँ, चल माफी भी, है ना, दे देती हूँ। एम्प्लॉय कह रहा है ईमानदारी मैंने दिखाई, है ना, काम मैंने किया, तो 30% तुम मांगने के लिए तैयार हो गई कि अपनी इनकम में ऐड कर दे। तो ताई ने कहा चल कुछ माफी दे देती हूँ। पहली माफी हमेशा हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया, वक्त से पहले और एक्चुअल से ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो एक्चुअल ग्रेच्युटी से ज्यादा तुम माफी मांग नहीं सकते। दूसरी लिमिट ताई ने बहुत ही भयंकर बनाई। दूसरी लिमिट बनाई ताई ने 20 लाख। पूरी दादा देख रहे हो, यानी ताई तुम्हें 20 लाख रुपए तक की क्या देने को तैयार है, एग्जम्पशन देने को तैयार है। 1 जीरो और लगा लो यार, तुमने बड़ी टुच्ची बात कर दी। तीसरी बात, ताई ने बोला 15/26 कर, मैं बता रहा हूं मतलब, ठीक है। फिर उसमें उसे मल्टीप्लाई कर लास्ट सैलरी से, और फिर उसे मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ ईयर जो तूने ईमानदारी से बिताए। इनमें से जो भी कम होगा ना उसकी माफी देगी ताई। विच एवर इज लेस इज एग्जाम्प्ट। अब देखो ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, ये तुम्हारी खोपड़ी में चलाई गई, तुम्हारे घुटनों में पहुंची गई ये बात, है ना। तो इसका मतलब अगर तीसरा पड़ाव पार कर लो तो क्वेश्चन सॉल्व। अब आती है बात सर 15/26 का मतलब क्या है। ताई ने बोला 15/26 का मतलब है बाबू 1 महीने में 26 दिन मानूंगी। कितने दिन मानूंगी, उसमें से कितने दिन निकालूंगी, 15, है ना। और फिर नंबर ऑफ ईयर, अगर तुम इसको कंपेयर करो, मान लो इसको फिलहाल अगर छोड़े, अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। अगर मैं इसको इतनी सी बात को तुम्हें समझाऊं, 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर, इसका मतलब ये हुआ कि ताई कहती है 1 महीने में कितने दिन, 26, और 26 में से कितने दिन चुरा ले तो, और उसे नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दे, जितने साल तूने जॉब करी। यानी कि 1 साल में 15 दिन के बराबर की जो वैल्यू होगी ना, वो माफी दूंगी तुझे। बात समझ में आया, बोलो 1 साल में कितने दिन, 15, ठीक है ना, राइट। और 1 महीने में कितने दिन मानूंगी, 26। तो 1 साल में 15, 1 साल के 1 महीने में जो 15 दिन की सैलरी है ना, 15 दिन की सैलरी, वो 15 दिन की सैलरी क्या हो जाएगी तेरी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी।
तो जितनी भी तुझे, यानी ताई के हिसाब से तुम्हारी जो 1 साल की ग्रेच्युटी बनती है वो कितनी बनती है? 15 दिन के बराबर। मतलब 1 महीने 1 साल में एक बंदे ने ईमानदारी से अगर काम किया तो उसकी ईमानदारी का पैसा उसके 15 दिन के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? ताई का मानना यह है कि एक बंदे को ईमानदारी का पैसा दे दो उसकी सैलरी के 15 दिन निकाल के। तो मान लो मेरी महीने की सैलरी है, मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, तो 15,000 रुपये मेरी क्या बनती है? 1 साल के लिए 15,000 रुपये मेरा ईमानदारी का इनाम है। तो क्या बुराई है? 15,000 रुपये भी आ रहे हैं तो क्या बुराई है? फ्री में तो मिल रहे हैं, बोलो भाई। और हर साल मिलेंगे, बोलो भैया, हर साल मिलेंगे। तो लेकिन लेना कब है इन सबको? बुढ़ापे में। भाई हर साल तुम्हें 15,000 रुपये इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम ईमानदार हो, तो बैठे बैठे तो मिल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मेहनत थोड़ी करनी पड़ रही है कुछ। अब जब लोगों ने बोला ठीक है 15 दिन के बराबर की मुझे एग्जामिशन मिलेगी, तो 15 दिन की सैलरी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मैं 15/26 इंटू सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर कर दूंगा। तो मुझे बताओ सैलरी में मसाले, बताओ सैलरी के मसाले क्या होंगे? खुद सोचो ताई, इसमें सैलरी के मसाले कम देगी ज्यादा देगी? कम देगी, क्योंकि तुम एग्जामिशन मांग लोगे ना ज्यादा। तो ताई कह रही सैलरी के मसाले में सिर्फ 2 चीज, और मजेदार बात सिर्फ 1 महीने के। कितने महीने के? 1 महीने की बेसिक, और बस 1 महीने का ही डीए। लेकिन डीए कितना ले लेंगे? पूरा। एक महीने की सैलरी प्लस 1 महीने का डीए। अब बताओ 1 महीने क्यों लिया है? 26 है ना, क्योंकि ताई 1 महीने में 15 दिन तुम्हें क्या दे रही है? इनाम का पैसा दे रही है। तो इस 26 के चक्कर में डेटा 1 महीने आया है। ताई ने लिखा कि 15/365 करो, नहीं, ताई ने कहा 15/26। 1 महीने के 26 दिन मानो, 26 में से 15 दिन की सैलरी तुम्हारी क्या होगी? इनाम होगी। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया? रट्टेबाज तुम हुई, तुम्हें एग्जाम में लॉजिक थोड़ी लिखना है। एग्जाम में क्या लिखना है? 15/26 इंटू लास्ट सैलरी इंटू, बस बात खत्म। ये लिखना है अपन लोगों को तो एग्जाम में। ठीक है भैया, बोलो दीदी सीधी बैठ जाओ। धीरे धीरे तुम है ना लेटना शुरू कर देती हो। नंबर ऑफ ईयर की बात आई। अब नंबर ऑफ ईयर की अगर बात करूं, सुनो ध्यान से। एक बंदे ने जॉब करी 20 साल 9 महीने। कितनी जॉब करी भैया? तो उसके नंबर ऑफ ईयर कितने ले लूं? तो ताई ने कहा 20 भी नहीं, ज्यादा ले अपनी जिंदगी 21 ले ले। एक बंदे ने जॉब करी 20 साल 4 महीने। ताई ने कहा अब 20 लूंगी मैं। अब 20 समझ गए क्यों? अपर राउंड ऑफ करेंगे 6 महीने से ऊपर। तो बच्चा पता कहां घबराता है? एग्जाम में क्वेश्चन आया 20 साल एग्जैक्ट 6 महीने। अब 20 या 21? 20। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया 20 साल 6 महीने 1 दिन, अब 21 साल लेने। तो ताई ने कहा नंबर ऑफ ईयर में चिल्लड़ मत गिनवाना मुझे, मैं ईयर राउंड ऑफ करूंगी, मेरे को 6.5 6.6 ऐसे मजा नहीं आता। बोलो बात समझ में आ गई? हो गया तीसरा फॉर्मूला। बोलना जरा 15/26 इंटू लास्ट ईयर, नहीं लास्ट मंथ या लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट सैलरी। तो लास्ट ड्रॉ लिख देता हूं, लास्ट मंथ ड्रॉ सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर। अब एक बंदा कह रहा है सर मैं ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हूं। तो ताई ने बोला पहली लिमिट सेम। ताई ने बोला बाबू दूसरी भी क्या रखेंगे? सेम। फिर भैया हमारी ताई जी ने बोला कवर नहीं है तो तीसरी लिमिट में एक छोटा सा झोल करना पड़ेगा। 15/26 की जगह मैं लूंगी 30। 15/30। इससे फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान। बताओ नुकसान क्यों हुआ? नलायको क्या निकाल रहे हो? 15/26 मतलब 57% एग्जामिशन, 15/30 मतलब 50%, तो एग्जामिशन कम नहीं हो गई। फिर ताई ने बोला
जहां पे तुम लिखते हो लास्ट ड्रॉन, वहां मैं लिखूंगी एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी। पूरी दादा, एवरेज ऑफ पिछले 10 महीने का एवरेज लूंगी, अभी बताऊंगा कैसे निकालेंगे। और जहां मैंने लिखा है नंबर ऑफ ईयर, तो वहां नंबर ऑफ ईयर लिख देंगे। फिर मैंने कहा ताई लोचा मत करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। तो ताई ने बोला भाई देख, तू ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है या नहीं है? नहीं है ना, तो मैं राउंड ऑफ करने की नहीं हूं। 20 साल 9 महीने, 20 साल, 20 साल 4 महीने, 20 साल, 20 साल 6 महीने, 20 साल, और 20 साल 6 महीने 1 दिन। अब बताओ, अगर नंबर ऑफ ईयर में जहां 21 होना चाहिए था वहां 20 हो गया, तो ये नुकसान किसको है? ग्रेच्युटी एक्ट में जो कवर नहीं है। तो ये है जो कवर हो गया, और ये है जो नॉट कवर हो गया। अब इस पूरे चार्ट में, है ना, इस पूरे डायग्राम में अगर देखो तो एक ही चीज रह गई डिकोड करने के लिए, क्या? व्हाट इज एवरेज ऑफ 10 मंथ। तो ताई ने बोला देखो, वैसे तो ज्यादातर मैं हर जगह सैलरी के मसाले अलग बनाती हूं, लेकिन चलो तुम्हारे दिमाग में केमिकल लोचा ना हो जाए, इसलिए सैलरी के मसाले मैं वही लेती हूं जो मैंने तुम्हें एचआरएम में बताए थे। बोलो एचआरएम में क्या थे? बेसिक डीए, डीए पूरा बोलो, डीए परसेंटेज और कमीशन परसेंटेज। ताइने का सैलरी के मसाले सेम। लेकिन भाई साहब सैलरी के मसाले सेम तो कर दिए, लेकिन पिछले 10 महीने का एवरेज करना है। तो पिछले 10 महीने का एवरेज कैसे होगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन, जो हमने स्टैट्स में पढ़ा था, है ना, बहुत पहले, बहुत बचपन में तो पढ़ा नहीं। सिग्मा एक्स अपॉन, समझ गए ना? 10 महीने का टोटल डिवाइड बाय 10, वही कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले लेंगे बेसिक, फिर लेंगे, फिर लेंगे, और जिस महीने वो रिटायर हुआ है ना, वो महीना छोड़ दो। मान लो एक बंदा रिटायर हुआ है 15 दिसंबर को। कब रिटायर हुआ है? बोलो निकम्मो, कब रिटायर हुआ? या 31 दिसंबर को, तो दिसंबर छोड़ देना। पिछले 10 महीने लेने हैं। तो अगर कोई बंदा 15 दिसंबर को रिटायर हुआ है, 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है, तो उसके पिछले 10 महीने कहां से शुरू होंगे? नवंबर। पिछले गिनने, आगे मत चले जाना। नवंबर से पहले क्या आएगा? फिर हो गए 10, नहीं हुए अभी? 3 4 5 6 7 8, 1 फैब। अब पिछले 10 महीने की बेसिक, डीए, कमीशन, इन सब का टोटल कर देना, और उसे किससे डिवाइड कर देना? तो तुम्हारा ये फॉर्मूला सॉल्व हो गया। एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ। समझ गए? ठीक है। तो ये तुम्हें एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना, थ्योरी नहीं आनी भाई। थ्योरी थोड़ी पूछेगा कोई, प्रैक्टिकल पूछेगा बस। प्रैक्टिकल तुम्हें मैंने नोट्स में दे रखे हैं कैसे करने। क्या करना है? ग्रेच्युटी कवर्ड है या नॉट कवर्ड है? कवर्ड है तो 15/26 इंटू लास्ट 1 महीने की सैलरी, 1 महीने का डीए, इंटू नंबर ऑफ ईयर। अगर कवर्ड नहीं है तो पिछले 10 महीने का एवरेज लेना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में ये बताया नहीं है कवर्ड है नॉट कवर्ड, तो क्या मानेंगे? नॉट कवर्ड मानेंगे। नॉट कवर्ड अज्यूम करेंगे इफ क्वेश्चन साइलेंट। ठीक है, ताकि ताई कह रही कैलकुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, मजा ज्यादा आना चाहिए, तो नॉट कवर्ड माना जाएगा अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो। राइट। अब पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर बात बनती है ना आगे। ये 2 क्वेश्चन है ना। ये करो भाई 29।
वो बिजली। सौ मानेंगे आज। क्या गोल खिलाया भाई तुमने? ग्रॉस सैलरी बता दो बस, ग्रॉस सैलरी। आपने इसी साल की निकाली है सर? 76,600। 76,600 बाकी वाला? ग्रॉस सैलरी ना? हाँ 76,600 है। बोनस पूरा साल का 1,000 है ना? हाँ। ग्रेचुइटी कितनी माफ करा दी थी उसकी? ग्रेचुइटी तो बहुत ज़्यादा 41,600 माफ करा दी। 41,600 माफ करा दी। कवर माना है, नॉट कवर माना है? चलो यहाँ लिखवा देता हूँ, लिखा है कहीं? चलो इसको कवर से कर लेते हैं, अगले वाले को नॉट कवर से कर लेंगे। क्या 67,200 आ गया अगर कैलकुलेशन में देखते हैं। हाँ 67,200। बाकी का बिजली को उठाओ। बेसिक बोलना। बेसिक 57,200। नहीं सॉरी, बेसिक तो क्या कहते हैं? हाँ 12 महीने के लिए 11 के लिए 11 के लिए मुझे नहीं पता भाई। 11 महीने के बाद रिटायर हो गया, सैलरी नहीं देगी। ठीक है भाई, 11 किलो सर। 31 जनवरी को रिटायर हुआ है। पर टाइम पीरियड तो 16 ईयर 11 मंथ लिखा है। बड़े मजे ले लिए। अपने अपना ईयर कौन सा आ रहा है एग्जाम में? अपना ईयर की सैलरी अपने ईयर की निकालनी है, अप्रैल से मार्च। तो हमें तो सैलरी अप्रैल से मार्च निकालनी है 12 महीने की। उससे क्या मतलब है हमें कब से कब कितने महीने में ले रहा है वो? बट वो तो रिटायरमेंट हो गया, पूरी 12 की मिलेगी। तो कितने महीने की मिलेगी फिर? 11 की। 11 की क्यों मिलेगी? हमारे साल में उसने काम ही 11 महीने किया है। 11 में कैसे पता तुम्हें 11 महीने किया है? 16 ईयर 11 मंथ किया है। अपने साल में कितने महीने किया है? तो अच्छा मान
लो अपने फॉर्म में भी 31 भैया कब रिटायर हो रहा है वो? 31 को 10 महीने की मिलेगी फिर तो। हाँ तो फिर कितने महीने की मिलेगी? 10 महीने की मिलेगी, तो 12 महीने काहे दे रहे हो? मैं तो 11 पे था। बहुत ना, मतलब ये कि भैया तुम पास हो गए, फाइनल में पहुंच गए, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ भैया फीस ले आओ, तुम दे दोगे मुझे फीस? तो भाई जितने महीने पढ़ाया उतने महीने की फीस दोगे? क्यों दीदी? एक बंदा रिटायर हो गया कब? 31 जनवरी को। कब रिटायर हुआ? तुम उसे फरवरी की भी सैलरी दे रहे हो, मार्च की भी दे रहे हो, जिंदगी भर देते रहोगे सैलरी, कितने महीने की मिलेगी? 10 तो भाई 11 महीने बता रखा है कि इतने साल बाद रिटायर हुआ, पर मेरे ईयर में कितने महीने बैठ रहे हैं? 10। तो भाई एक तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बालक। डीए बोलेंगे, डीए 62,000 डीए तो बोलो निकम्मो। 8,000 क्यों? डीए 12 महीने का दोगे? 800 into 10 का है, क्या हो गया? कितना आएगा फिर? 8,000। तो उसे 12 महीने का नहीं देना। बोनस क्यों इसे नहीं दोगे? तो इसे 10 महीने का नहीं करोगे? बोनस तो एक ही बार ही मिलता है ना, महीने के 10 थोड़ी मिलता है। तो इसमें मत कर देना 10 महीने, कभी इसको 8 इसको लिखा डिवाइड बाय 10 करके। अलाउंसेस है दीदी? भैया अलाउंसेस नहीं है तो मान लो अगर अलाउंसेस होते तो चलो जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता मेडिकल अलाउंस 500 रुपये पर मंथ। तो 5,000 हो गया। हाँ तो इसे 12 महीने मत कर देना, जितने महीने जॉब करूंगा उतने महीने ही। तो मैं क्या लिख देता हूं? मेडिकल अलाउंस 500 इंटू 10, 5,000। अब आया रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में मुझे एक ही चीज मिल रही है क्या? तो मुझे बताओ ग्रेच्युटी मिली कितनी? 60। तो मैं यहां 60 लिख रहा हूं। अब मुद्दे की चीज है एग्जामिशन निकालनी है। एग्जामिशन मुझे वर्किंग नोट में निकालनी पड़ेगी। चेक कर लेते हैं। एक्चुअल ग्रेच्युटी वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 60,000 आ गई एक्चुअल ग्रेच्युटी। दूसरी लिमिट क्या है? तो भाई ये तो तुम्हें याद ही है, इसमें क्या करना है? तीसरा है जबरदस्त चीज, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर। कितने? 16 साल 11 महीने यहां काम आएंगे। तो यहां 17 क्योंकि कवर्ड है ना वो, तो अपर राउंड ऑफ करेंगे। अगर मैं इसको निकाल दूं तो खेल खत्म। दीदी ये 16 साल 11 महीने अपर राउंड ऑफ हो जाएंगे ना। नॉट कवर्ड में लोअर राउंड ऑफ करते हैं और ये ठीक है। पिछले एक महीने की सैलरी बोलना, एक महीने का बेसिक। एक बात ध्यान रखना है ना, लास्ट जिस महीने रिटायर हुआ उसको छोड़ देंगे। जिस महीने रिटायर हुआ उसको, कब रिटायर हुआ है? जनवरी को। तो जनवरी की बेसिक मत लेना, कब की लेनी है? तो दिसंबर की बेसिक बोलो। दिसंबर का डीए बोलो बाबू लोग। और डीए भी की परसेंटेज क्या है? डीए फिक्स। यहां पे 0 और 100 का कोई लोचा ही नहीं है, यहां पे फिक्स है, 100 देनी ही देनी है। कितनी होगी मेरी सैलरी अब? 5200 रुपए। अब इक्वेशन सॉल्व कर दो भाई। 15/26 इंटू 5200 इंटू 17, इन तीनों में सबसे कम क्या है? आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 9,000। ग्रॉस सैलरी आ जाएगी और फिर नेट सैलरी आ जाएगी। बात खत्म। समझ गए लायक हो? ठीक है, ये बात हमने ये लिखी, ये मैंने तुम्हें फॉर्मूले बेस पे लिखवा दिया। अब एक बात देखो भाई, एक सुनना ध्यान से। अगर ग्रेच्युटी तुमने विड्रॉ कर ली जॉब के दौरान, तो ताई ने बोला जॉब के दौरान अगर विड्रॉ करोगे तो वो क्या होगी? ये माफी कब मिलनी है? हमेशा माफी कब मिलनी है? हमेशा एट रिटायरमेंट।
बुढ़ापे में जो मिलेगी ग्रेच्युटी वो माफ है, ठीक है। अब अगली बात देखो भाई, बहुत ही मजेदार बात। अगर एक बंदा मान लो 2 जगह से ग्रेच्युटी ले रहा है, यानी कि वो 2 जगह काम कर रहा है पार्ट टाइम, जैसे एजेंट होते हैं, है ना। अब एक एजेंट है, एक जगह नौकरी कर रहा है, वो उसका भी सामान बेच देता है और दूसरी कंपनी का भी सामान बेच देता है। अब एक एजेंट जो 2 कंपनी का सामान बेच रहा है, समझ रहे हो बात को भाई। एक एजेंट है, उस मान लो कोई पेन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। अब जो एजेंट है एक दुकान पे जाता है, वो कहता है भाई देखिए ये वाली कंपनी का पेन इतने का मिलेगा, ये वाली कंपनी का पेन इतने का मिलेगा, और दोनों दुकान पे जाके वो दोनों की क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो एक बंदा अगर 2 जगह जॉब कर रहा है इत्तेफाक से, और उसे दोनों जगह से ग्रेच्युटी मिल रही है, दोनों जगह से मजा ले रहा है वो, तो मुझे बताओ अब उसकी ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव लिमिट कितनी होगी? 20 लाख एम्प्लॉयर 1 प्लस 20 लाख एम्प्लॉयर 2, 40 लाख। बोलो गलत जवाब। ताई ने कहा भैया तुम लूट लो, मुझे लूट लो फिर, है कि नहीं बात। 3 जगह काम करो 60 लाख कर दूंगी ग्रेच्युटी। ताई ने बोला निकम्मो, ये जो ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख रुपए बनाई है वो एम्प्लॉयर की नहीं बनाई, किसकी बनाई है? एम्प्लॉय की बनाई है। तो एम्प्लॉय कितनी जगह भी जॉब करे उसकी लिमिट हमेशा क्या रहेगी? बोलो। तो ताई ने कहा भाई लिख दे दो, बड़े निकम्मे वाला क्या, लिख देती हूं। एग्जामिशन लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी कैन नॉट एक्सीड द 20 लाख लिमिट प्रिस्क्राइब। तो भाई ये मत सोचना 2 जगह काम करो तो तुम्हारी एग्जामिशन लिमिट 40 लाख हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी लिमिट कितनी रहेगी? हमेशा 20 लाख रहेगी। तो 20 लाख इज द लिमिट ऑफ एम्प्लॉय, नॉट द लिमिट ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। अगला केस देखो, एक एम्प्लॉय पहले जॉब करता था, मानो 10 साल उसने जॉब करी, जॉब के बाद उसे ग्रेच्युटी मिली एक कंपनी से, ठीक है। मान लो रिलायंस में जॉब करी, ग्रेच्युटी मिली, और ग्रेच्युटी उसे मिली मान लो 12 लाख। तो भाई 12 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बोलो दीदी इधर जान दो, 12 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बोलो भाई। ग्रेच्युटी 12, लिमिट 20, 15 बाय 26 से मान लो उसकी कितनी आ गई? 15 आ गई। तो 12 लाख क्या होगी उसकी? एग्जाम्प्ट हो गई, है ना। या 15 बाय 26 करके जो भी अमाउंट आया एग्जामिशन मिल गई। अब वो रिलायंस छोड़ के चला गया दूसरी कंपनी में, मान लो भैया टाटा में चला गया, टाटा में चला गया। अब टाटा में उसने 10-15 साल जॉब की, तो टाटा वाले भी कुछ होगा, टाटा वाले कहने लगे जब तू जाएगा तुझे फिर क्या देंगे? ग्रेच्युटी। फिर उसे वहां भी ग्रेच्युटी मिली, इस बार उसे वहां ग्रेच्युटी मिली मान लो 15 लाख। अब बताओ क्या करें? 15 लाख एक्चुअल ग्रेच्युटी और लिमिट, और 15 बाय 26 या जो भी वो कर रहा हो कवर्ड नॉट कवर्ड के हिसाब से। तो बोलो। तो ताई ने कहा भाई तू चाहे एक जगह जॉब कर ले, तो तूने अपनी लिमिट कितनी बढ़ा दी? 40 लाख। ये नहीं चल रहा भाई, बिल्कुल नहीं चल रहे। ऐसी क्या तू अपनी लिमिट 2 एम्प्लॉयर के साथ अलग अलग टाइम पे जॉब करके बढ़ा देगा क्या? नहीं भाई नहीं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। ताई ने कहा यहां तू लिख रहा 20, फिर तू यहां कितने लिखेगा? यहां पे फिर तू कितने लिखेगा? 20। तो इसका मतलब तूने रिलायंस में 20 का मजा ले लिया, टाटा में 20 का मजा ले लिया। हम पागल बैठे हैं यहाँ, हैं? तो ताई ने कहा भाई निकम्मे लोग हैं, इसलिए एक और पॉइंट बना देती हूँ, क्योंकि समझ में तो आएगी नहीं खोपड़ी की बात। एक और पॉइंट बना दे। ताई ने बोला जब तू एम्प्लॉयर 1 से जॉब करके हटेगा तो वहां तूने एग्जामिशन ले ली 12 लाख की, तो तेरी 20 में से तूने कितना मजा ले लिया जीवन में? 12 लाख का। अब तू कहीं भी जॉब करे, तू कहीं भी दूसरी कंपनी में जॉब करे हिंदुस्तान में, तो तुझे 12 लाख का मजा वो घटा दियो। तो मैं यहां क्या करूंगा? 20 माइनस 12 एग्जामिशन लिमिट टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर 1, तो तेरी यहां लिमिट कितनी होगी? 8 लाख। तो तेरी इक्वेशन बनेगी एक्चुअल ग्रेच्युटी 15, लिमिट 8 और 15 बाय 26 का फॉर्मूला। इसका मतलब ताई ने बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी। तुम एक एम्प्लॉयर में लगातार जॉब कर रहे हो साइमल्टेनियसली, है ना, या 2 एम्प्लॉयर के बाद एक छोड़ के कर रहे हो। लिमिट तुम्हारे जीवन भर की लिमिट कितनी है? पूरी जिंदगी की लिमिट 20 लाख है, ठीक है। कैसे भी इस्तेमाल कर लो, जिंदगी की लिमिट तुम्हारी 20 लाख है ग्रेच्युटी में। तो 20 लाख से ज्यादा ताई तुम्हें क्या नहीं देगी? एग्जामिशन नहीं देना चाहती। तो भाई अब ये क्वेश्चन तो बनता है, सलीम क्वेश्चन यहां भी साइलेंट है,
क्वेश्चन यहाँ साइलेंट तो क्या मानेंगे? हाँ, क्वेश्चन इन साइलेंट देयरफॉर अज्यूमिंग नॉट कवर्ड इन ग्रेच्युटी एक्ट। जल्दी पेन खींचना शुरू कर दो। पता नहीं मुझे भाई, तुम बताओगे। जून में लिखा है तो जून की नहीं लेंगे, उससे पहले की देखेंगे, है ना बॉस? और क्या, घर जाके दे दोगे पैसे रिटायरमेंट करने के बाद? हैं चल 83,050 हैं आई वो टैक्सेबल सैलरी। बाकी बच्चों को देखते हैं क्या गुल खिला रहे हैं। लस्सी लेनी है और एग्जामिनेशन का अमाउंट है 35,700। पिछले 10 महीने का नाटक कर लिया सारा। 10 महीने का नाटक है शायद। चलो चेक करते हैं। डीए कितना है? वो अच्छा नहीं है, एक सेकंड एक सेकंड, ये परसेंटेज वाला लेना है ना सर। एक सेकंड ना थोड़ा सा करता है, एक सेकंड। डीए की परसेंटेज दे रखी है इसमें? नीचे कर सर, एक सेकंड दे तो रखी है। डीए 20% है जो उसको मिलेगा, उसका 60% वो बुढ़ापे के लिए रखता है, रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट कह दो या कह दो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह दो, है ना, कि वो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट के देता है। यानी 20 तो डीए है, 20 का 60
वर्किंग नोट के लिए। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। अब नहीं, 1 मिनट 1 मिनट, चलो ठीक है तुम करो, मैं सिर्फ बेसिक ही लिख रहा हूँ। बेसिक कितने महीने के दिए भाई तुमने? 2 महीने क्यों दे दी? कब रिटायर हुआ है वो? तो 15 तारीख के पैसे खा जाओगे 15 दिन के उसके? क्यों खा जाओ, क्यों खा जाओ? अरे ताई चिल्लर नहीं गिनती, एम्प्लॉय तो गिनता है। एक एम्प्लॉय जो अप्रैल में ऑफिस गया, मई में ऑफिस गया और 15 जून तक ऑफिस गया, अब तुम कह रहे हो 15 तारीख के 15 दिन के तुझे पैसे नहीं, क्यों नहीं देंगे पैसे 15 दिन के? क्यों नहीं देंगे? घुटनों में डॉक्टर और समझना शुरू करो, घुटनों में। डीए बता रहा हूं, पहले ये तो लिख लो, कितना आया? 7,000 इंटू 2.5 मंथ। उसकी सैलरी थोड़ी खा जाओगे? क्यों? कितने दिन गया वो ऑफिस? एम्प्लॉय तो गिनेगा। हाँ तो उसकी सैलरी तो इतनी मिली। उसको कंपनी वाले कितना चेक देंगे? 15 दिन का चेक तो देंगे ही। अभी बताऊंगा, पहले ये समझ में आई बात? 17,500 क्यों लिखा, समझ गए? डीए बोलो। डीए है 20% ऑफ बेसिक। भाई इसकी बेसिक कितनी निकली? 17,500 या 7,000 की 20% कर दो इंटू 2.5। 7,000 का 20% कितना हुआ? 7,000 का 20%, हाँ तो 3,500 आ जाएगा। अलाउंसेस और पर्क तो है नहीं इसमें, सीधा रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। बोलो रिटायरमेंट बेनिफिट। बताओ ग्रेच्युटी कितनी प्राप्त करी? कितनी मिली ग्रेच्युटी से? 1 लाख माइनस एग्जम्पशन निकालूंगा वर्किंग नोट में। नॉट कवर के हिसाब से निकालूंगा। पहली लिमिट, दूसरी लिमिट 20 लाख में से 3 लाख पहले मजे नहीं ले चुका वो? 3 लाख तो वो अर्लियर एम्प्लॉयर से मजा ले चुका है। कितना बच गया? इधर ध्यान दो, इधर बतियाओ मत, इधर देख लो। अब होश में कर लेना ये जो मैं करा रहा हूं। 15 बाय, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना, इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ की सैलरी, इंटू नंबर में कितने लूंगा है? क्यों? कितने महीने जॉब की है? तो नॉट कवर्ड है तो लोअर राउंड ऑफ करना है। ओ भाई वहीं बैठो जाके। 10 क्यों किया? तो ये कवर्ड है नॉट कवर्ड है? तो नॉट कवर्ड में क्या करते हैं? लोअर राउंड ऑफ करते हैं। और कवर्ड, जब मैं कह रहा था ये होश में सुन लो, जब तो नींद के झोंकों में। ठीक है भाई, अब आ जाओ। ये अगर निकाल लिया तो खेल खत्म है बस। और यहीं घुटनों पे जोड़ देना भाई, यहीं। अब मैं बिल्कुल आराम से कर रहा हूं, जैसे भैया आराम से बच्चे की तरह करवा रहा हूं तुम्हें। रिटायर कब हुआ है? तो जून को रिटायर हुआ, जून छोड़ दो। जून से पहले महीना कौन सा आता है? मई। फिर बताता रहा हूँ, अभी वही बता रहा हूँ। ये आ गए? ये आ गए भाई? अब मुझे बताओ मसाले क्या है? मसाले एचआरए वाले। पिछले 10 महीने का डीए परसेंटेज, पिछले 10 महीने का। हाँ तो कोई बात नहीं, लिखेंगे तो। अब मुझे बताओ मई में बेसिक कितनी थी?
क्या बात कर रहे हो? 7500 क्योंकि जैन से इंक्रीमेंट था तो 7500 ही लेंगे। नहीं मैं नहीं, ये नहीं पढ़ रहे भाई, मैं तो पढ़ चुका हूँ। ये लिखा है, हाँ गलती सीबीएसई की है। हम सीबीएसई स्कूल में भर्ती क्यों हुए, हमें सरकारी स्कूल में भर्ती होना चाहिए था, है ना। मैं पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी गवर्नमेंट, बता ना, मेरी मम्मी गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ी जिंदगी भर। उनकी इंग्लिश मुझसे ज़्यादा अच्छी है, बोलने में नहीं, पढ़ के समझने में। अगर उन्हें पढ़ाओगे तो समझ जाएंगे, लेकिन हम नहीं समझते। क्या लिखा है, क्या लिखा है, उसकी सैलरी कितनी है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी बेसिक सैलरी 700 है, यानी कि उसकी सैलरी जून में कितनी थी? 7000। और फिर नीचे लिखा है कि 500 रुपए का इंक्रीमेंट उसका हुआ है जनवरी में। अब ये बताओ, एक बंदा जब जून में रिटायर हो रहा है तो इसकी सैलरी जो जनवरी में 500 रुपए से बढ़ रही है, वो जून के बाद वाली जनवरी होगी, जून के पहले वाली? तो जून से पहले ही तो होगी, पहले वाली, बाद में तो घर बैठ गया। तो ये कौन सी जनवरी में उसकी सैलरी बढ़ रही है? जनवरी जो मेरे ईयर की जनवरी है कि नहीं बात? इसका मतलब जब मेरे ईयर में जनवरी में उसकी सैलरी बढ़ के 500 रुपए से बढ़ाई, उसमें सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? उसकी सैलरी 500 रुपए से बढ़कर 7000 होगी रिटायरमेंट पे। इसका मतलब उसकी जनवरी में जब सैलरी बढ़ी होगी तो जनवरी में बढ़ के 7 हुई होगी, तभी तो रिटायरमेंट के टाइम पे 7 ले रहा है वो। तो रिटायरमेंट पे कितनी रही उसकी सैलरी? तो 7500 काहे बोल रहे हो और 6500 काहे बोल रहे हो? तो 7500 वाले भी गलत है, 6500 वाले भी गलत है। लिखो कितनी? मार्च, फरवरी, जनवरी में। अरे दीदी जनवरी में 1 तारीख से तो बढ़ी है, तो पूरी जनवरी कितनी बढ़ी है? 7 विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी। जनवरी से बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे? 31 जनवरी सैलरी थोड़ी बढ़ेगी, हमेशा 1 जनवरी से बढ़ेगी ना। इंक्रीमेंट तो हमेशा 1 तारीख को लगता है। अब दिसंबर में बताओ कितनी है? हाँ भाई, यही एक झोल है इस क्वेश्चन में जो बच्चा समझ नहीं पाता। 6500 थी सैलरी उसकी, जनवरी में 500 बढ़ा दिए। कितनी आ गई टोटल सैलरी? चल 81,000। 67500 है। समझिए कैसे है 67500। अब उसका डीए बताओ कितना है? हाँ तो 7 का 20%, ये, और 6500 का 20%, 1300। अब तुमने डीए तो लिख दिया, फिर बुढ़ापे की परसेंटेज कौन लिखेगा? तुमने डीए निकाल दिया, इसका 20%, ठीक है, लेकिन तुम बुढ़ापे की परसेंटेज कौन लिखेगा? बुढ़ापे की परसेंटेज कितनी है? बुढ़ापे की परसेंटेज तो सबके आगे 60% लगाना पड़ेगा। तो 1400 का 60%, 840, 840, 840, 1300 का 60%। टोटल डीए कितना हो गया? कितना? 8100। कमीशन कितना है? तो उसकी टोटल 10 महीने की सैलरी कितनी हो गई? डिवाइड बाय कर दो 10, कितना आ गया? तो यहां मैं कितने लिखूंगा? 7560। कर दो सॉल्व। कितना आ गया? अब बताओ इन तीनों में सबसे कम कौन है? बोलो आउटर कॉलम में। ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, डिडक्शन देके नेट सैलरी आ जाएगी।
समझ गए? ऐसा क्वेश्चन होगा एग्जाम में। न्यू स्कीम बताइए हम्म। में स्टैंडर्ड डेविएशन में ग्रेजुएटी का पूरा करता वही न्यू में तो वही है 75। है स्टैंडर्ड तो ठीक है, ग्रेजुएटी का तो कोई अमाउंट नहीं आता ना। सेम है, ये सब डेटा सेम है। आगे आंसर। तो ये था क्या सर? ग्रेचुइटी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा जो मैंने ये वाला कराया। कंप्लीट क्वेश्चन है ये। अब आ जाओ किस पे सर? बुढ़ापे का सहारा, पेंशन हमारा, है ना। तो भाई पेंशन पे आते, पेंशन नो टेंशन। ठीक है, पेंशन क्या होती है भाई? हर महीने मिलती है। पेंशन हमेशा क्या होगी भैया? नहीं वो तो उससे हो जाएगा ना, वीडियो से हो जाएगा। वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं, उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना। उसमें तो ये कि भाई इतनी है ना 1.5 लाख और ये 1.5 लाख को करो, आसान है। सारी डिडक्शन आसान है, मतलब वो इतनी आसान है कि डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा तो डिडक्शन डिलीट ही कर दी था इन्हें सारी। क्या नहीं, डिडक्शन का कोई लेना देना नहीं, छोड़ो। वो मैं बाकी भी डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा बाकी भी। हाँ छोटी छोटी हैं, वो हो जाएंगे ना। अब बताओ पेंशन पे आओ, क्योंकि उसमें इतनी ऐसी टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं है, उसमें से लिमिट्स हैं बस। पेंशन बताओ कैसे मिलती है लोगों को? अच्छा सुना तो होगा, हर महीने मिलती है। हाँ हर महीने मिलती है, यानी अगर कोई बंदा रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन कैसे लेता है? हर महीने की। भैया हर महीने कुछ ना कुछ मिलता रहा, लेकिन सैलरी जितनी नहीं मिलती, कम ही मिलती है ना, क्योंकि वो तो फ्री में मिल रही है ना पेंशन। तो हमारे देश में क्या करा? हमारे देश में पहले पेंशन हुआ करती थी, पेंशन को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। उसके चक्कर में एक नई स्कीम निकाल दी, कौन सी? न्यू पेंशन स्कीम, है ना, मार्केट बेस्ड करके, कि बुढ़ापे में थोड़ा थोड़ा सरकार आपको देती रहेगी। कि गवर्नमेंट को लगता है भैया आज स्टॉक मार्केट चल रहा है मान लो 25,000 निफ्टी, तो भैया तुम जब अभी तुम हो मान लो 18, 19, 20 साल के, जब तुम 60 साल के बाद रिटायर होंगे तो निफ्टी का 25 चल रहा होगा। मान लो 10-10 हज़ार, मान लो हर 10 साल में 10,000 भी बढ़ जाए निफ्टी, तो तुम जब रिटायर होंगे तो निफ्टी पहुंच जाएगा कम से कम 1 लाख, निफ्टी इंडेक्स। तो जब 1 लाख पहुंच जाएगा तो शेयर, जिन शेयर्स में आप पैसा लगा रहे हैं उनके दाम भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे, है ना। तो उन शेयर से पैसा लगा के जब दाम बढ़ जाएंगे तो तुम्हें पेंशन को क्या करते रहेंगे? थोड़ा थोड़ा एनपीएस के हिसाब से हर महीने देते रहेंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा भैया पेंशन आ रही है। तो जो काम तुम कर सकते हो वही काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। पर हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती किसकी? शेयर मार्केट की, है ना। कौन सा शेयर कब खरीदना है कब नहीं खरीदना, इसकी नॉलेज की कमी की वजह से हम ये काम नहीं कर पाते। हम वो शेयर खरीदते तो पता बाद में पता लगता है भाई ये तो गिर रहा है, उल्टा लॉस में चल रहा हूँ, है ना। तो कई शेयर मेरे पास भी ऐसे हैं जो अभी भी क्या चल रहे हैं? लॉस में चल रहे हैं। पर कई शेयर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं ना। तो हम पेंशन स्कीम में पैसे डालते तो ये काम किसका रह जाता है? सरकार का रह जाता है। बोलो बात समझ में आ रही ना? राइट। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, आपकी पेंशन के लिए पूंजी बढ़ती रहती है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जो क्या ले रहे हैं? पेंशन ले रहे हैं पुराने जमाने वाले, जैसे मेरे भैया, मेरे पिताजी, है ना, दद्दू, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज भी पेंशन मिलती है। अब अगर पेंशन मिल रही है तो लोग लेंगे पेंशन मंथली, लेकिन भाई कुछ पेंशन मंथली नहीं होती, कुछ पेंशन होती है इकट्ठा लमसम, और लमसम को ताई बोलती है कम्यूटेड। क्या बोलती है बाबू? कम्यूटेड। और मंथली को बोलती है अनकम्यूटेड। इस कम्यूटेड के चक्कर में ही बच्चन साहब ने बागबान पिक्चर में बहुत ही ज्यादा दुख दर्द झेले, है ना। मेरे घर में इसे पता क्या बोलते हैं? मेरे घर में इसे बोलते हैं पेंशन बेचना। अलग अलग स्टेट की ना अलग अलग भाषाएं होती हैं, है ना। तो जब मेरे पिताजी रिटायर हुए तो मेरे पिताजी या माताजी रिटायर हुए तो मम्मी पापा ने बोला पेंशन बेच देंगे। क्या करेंगे? पेंशन बेच देंगे। मैंने कहा बेच देंगे मतलब कोई खरीदता है ऐसे पेंशन? सामान बेच देंगे, है कि नहीं बात? समझ रहे हो बात को? गुड्स बेच देंगे, लेकिन पेंशन बेच देंगे क्या होता है? तो मेरे घर वालों ने बताया पेंशन बेचने का यूपी का एक चलन है कि यूपी में जब कोई भी लोग ये बोलते हैं पेंशन बेच देंगे, उसका मतलब ये होता है कि जिस भी कंपनी से हम पेंशन ले रहे हैं
उससे हम ये बोल रहे हैं कि भाई देख मेरी पेंशन है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये, कितनी रुपए? 10,000 रुपये पर महीना, एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो एक काम कर, इसमें से ना 2,000 रुपये तो मुझे तू मंथली दे दे। क्या दे दे? पर मंथ। बाकी कितने रह गए मेरे एक महीने के? 8,000 के बदले, बाबू होश में सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 8,000 के बदले तुम हमें आज 8 लाख रुपए दे दो। तो कंपनी कह रही भाई ये का चक्कर है? तो मैं कंपनी को बोल रहा हूं मैं अपनी पेंशन बेच रहा हूं आपको, तुम क्या करो 8,000 के बदले मुझे 8 लाख 8 लाख दे दो, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है। ये स्कीम हमारे देश में बिल्कुल एक्सेप्टेबल होती है, ऐसा नहीं कि कंपनी से बुरा मानेगी। अब कंपनी कहेगी इसका मतलब बच्चन साहब एक बात ध्यान रखना, अगले महीने से कितने मिलेंगे? 2,000। और तुम्हारी पेंशन है कितनी? पेंशन है कितनी? 10। मिलेंगे कितने? बताओ 8 क्यों नहीं देंगे अगले महीने? क्योंकि भैया 8 के बदले तुमने 8 लाख का मजाइन ले लिया, तो तुम्हारे 8,000 रुपए हर महीना कटते रहेंगे कटते रहेंगे कटते रहेंगे कटते रहेंगे। कब तक कटते रहेंगे? 100 महीने तक। 100 महीने तक कटेंगे तभी तो 8 लाख बैठेंगे। 100 महीने तक तो कटेंगे तो 8 लाख बैठेंगे ना, बोलो। तो बच्चन साहब कह रहे हैं मंजूर है, मंजूर है सर, मंजूर है। जितना पैसा मैं 100 महीने में कमाता या पेंशन के नाम से 100 महीने में आता है ना, एक महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं? तो 100 महीने का मतलब होगा कम से कम 9-10 साल। तो बच्चन साहब कह रहे हैं 9-10 साल तक मैं पैसे को क्या करता, छोटा 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 8,000 रुपए करके लेता 10 साल तक। मुझे 10 साल का इकट्ठा पैसे दे दो, 100 महीने तक मेरे पैसे काटते रहना। बोलो बात समझ में आई? इसको बोलते हैं पेंशन बेच देना। तो लोग पेंशन बेचते होंगे नहीं बेचते होंगे? बेच देते हैं। इससे एक डाउटफुल मजा मिल जाता है। कैसा? कि जब भी कोई पेंशन बेचता है तो वो कंपनी अंदाजा लगाती है कि एक बंदा 60 साल में रिटायर हुआ है तो ये अल्लाह को कब प्यारा होगा। कोई कंपनी ये तो सोचेगी नहीं कि भैया 65 में निकल लेंगे या 62 में निकल लेंगे, है कि नहीं बात? उन्हें लगेगा ऑन एन एवरेज एक बंदा 70 साल तक तो जिएगा आज की उम्र में। कितने साल तक जिएगा? तो मान लिया 10 साल जीवन और जी लेगा तो कोई बात नहीं, 10 साल की पेंशन क्या दे दो, 8 लाख रुपए इसे इकट्ठा दे दो और काटते रहेंगे। इससे एक डाउटफुल मजा पता क्या मिल जाता है? मान लो भगवान ना करे कोई इंसान 62 साल में निकल लिया, बेचारा अल्लाह को प्यारा हो लिया, तो उसने 10 साल की पेंशन तो इकट्ठी ले ली। अब जो 10 साल की पेंशन इकट्ठी ले ली वो वापस थोड़ी मांग लेंगे, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है ना। अब एक बंदा बिल्कुल ही भयंकर ही बीमार हो, कोई भयंकर बीमारी हो जाए तो उसे तुम कैसे पेंशन दे दोगे 8 लाख रुपए, है ना। तो आपको पता क्या होता है, हर साल मेडिकल सर्टिफिकेट और लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हर साल मेडिकल सर्टिफिकेट क्या, टेस्ट वेस्ट करा के अपना कि भैया मैं फिट हूं, तो हम मान लेते हैं 1 साल तो बंदा ये ऐसी कोई भयंकर बीमारी नहीं है, खांसी जुकाम बुखार चल जाता कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसी कोई भयंकर बीमारी नहीं है कि बेचारे को हम पेंशन दे तो निकल ले बेचारा। और लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है मैं जिंदा हूं, है ना, राइट। तो उसके बेस पर ये मैटर ऑफ फैक्ट है। प्रैक्टिकली क्या होता है हमें इसको नहीं देखना, हमें तो देखना है कि अब हमें क्या हिसाब किताब करना है। तो बात समझ में आ गई? इसे बोलते हैं पेंशन बेचना। और पेंशन बेचने को क्या बोलते हैं? कम्यूटेड पेंशन। अब ताई ने बोला भाई बेच के पैसा ले ले या महीने के पैसा ले ले, पैसा तो बैठे बैठे आ रहा है ना, तो मंथली क्या होगी? इवन इफ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट बोथ एम्प्लॉय। फिर हमने बोला ताई ये कह के मन में शंका पैदा कर दिया आपने। तो ताई ने बोला शंका बिल्कुल सही पैदा हुई है। अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो जब तुम पेंशन बेच के 8 लाख रुपए इकट्ठा लोगे वो क्या होगी? फुल्ली अर्जेंट। समझ में आया सरकारी नौकरी का मजा? समझ में आया? हमारे देश में वो नहीं चलती है, एक जोक भी चलता है भैया। सुंदर पिचई आए यूएस से, उन्होंने अपनी मम्मी को बोला मम्मी मेरी तनख्वाह होगी 1700 करोड़ रुपए, 1700 करोड़ रुपए साल के। मम्मी इतनी तरक्की कर ली मम्मी, मैंने गूगल का सीईओ बन गया। तो मम्मी बोल रही है चल बेटा ये बात तो बहुत ठीक है, पर सरकारी नौकरी हो जाती तो ठीक ही रहता। तो हमारी मम्मी लोग आज भी 1700 करोड़ से ऊपर किसको बेनिफिट मानती हैं? कारण यही है, कारण समझ गए ना, कारण यही है।
माता जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सरकारी नौकरी होती तो भी बेटा तो ठीक ही रहता बेटा। हाँ, क्योंकि ताई ये मानती है कोई बंदा 8 लाख रुपए इकट्ठे कर रहा है तो मजबूरी में कर रहा होगा, होगी कोई मजबूरी। हाँ, क्या करें, ताई को लगता है कि कोई बंदा अपनी पेंशन को कम क्यों कराएगा, कि 8 लाख मुझे अभी दे दो और अगले महीने से 2-2 हज़ार रुपए देना, तो बच्चन साहब ने चश्मा भी नहीं बनवा पाएंगे, है ना। और 8 लाख रुपए लेके तुमने घर परिवार में उड़ा दिए तो 2 हज़ार में बच्चन साहब घर नहीं चला पाएंगे, दवाइयों का नहीं चल पाएगा उनका काम धाम। तो मजबूरी है, इसलिए कोई बंदा क्या करता है, पेंशन बेचता है ना। बात समझ में, वरना पेंशन हर महीने लो। ताई का कहना ये, आप कर रहे हो बात अलग है, ताई का कहना है कि पेंशन कब किसकी क्यों होती है, हर महीने के लिए होती है ना, हर महीने के हिसाब से लो, तुम इकट्ठा क्यों करवा रहे हो उसे। इसलिए ताई गुस्सा है, जो इकट्ठा करवाएगा है ना, वो मजबूरी में कराएगा तो उसे क्या दे देंगे, थोड़ी माफी दे देंगे। अब सुनना ध्यान से, अगर तुमने इकट्ठा करवाया है तो माफी मिलेगी बाबू, नॉन गवर्नमेंट लिख देता हूं, है ना। हाँ, इकट्ठा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पहले लिखो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में ताई ने बोला जितनी भी भाई तुम्हारी पेंशन है, अपना तकिया नहीं तो दूसरे का तकिया लेना, जितनी भी तुम्हारी पेंशन है उसको पहले 100% पे लेके आओ। अब ये बताओ, मुझे परसेंटेज बतानी पड़ेगी। 10,000 का 8,000 रुपए कितना परसेंट होता है, इसका मतलब बच्चन साहब ने अपनी कितनी परसेंटेज पेंशन बेची, 80%। ताई ने बोला स्टेप नंबर 1 में उस 80% को 100 पे लेके आ, 80% को किस पे लेके आ, तो इसका मतलब 8 लाख रुपए किसके बराबर है, 80% के बराबर। तो अगर मैं इसे 100 पे लेके आऊंगा तो इंटू 100/80, रट्टेबाज बालक रट लेंगे। इकट्ठी पेंशन कम्यूटेड पेंशन रिसीव इंटू 100/%। अब ये परसेंटेज एग्जाम में 80 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, समझ रहे बात को, कभी दिल पे ले लो। तो डिवाइड बाय परसेंटेज। फिर ताई ने बोला स्टेप नंबर 2 पे आओगे। स्टेप नंबर 2 में मैं बताऊंगी कौन अमीर कौन गरीब। तो ताई की नजरों में अमीर वो बंदा होता है जिसकी कंपनी पेंशन के साथ साथ उसे ग्रेच्युटी भी देती है। ताई कह रही मजा आ रहा भाई, ग्रेच्युटी भी ले रहा, और तो जो बंदा ग्रेच्युटी ले रहा है तो उसे ताई ने क्या बोला, अमीर। और जो बंदा ग्रेच्युटी नहीं ले रहा उसे ताई ने बोला गरीब। तो ताई ने बोला जो बंदा ग्रेच्युटी ले रहा है अमीर है, उसको माफी मिलेगी मात्र कितनी, स्टेप 1 का 1/2। और जो बेचारा गरीब है, सॉरी 1/3। और जो बेचारा गरीब है उसे माफी मिलेगी स्टेप 1 का 1/2। तो बताओ अमीर को ज्यादा मिली गरीब को, क्यों अमीर को नहीं मिली, तीन बढ़ानी होता 2 से, क्या बात कर रहे हो, 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, पक्का। चलो फाउंडेशन वाले मैथ्स वाले सर की थोड़ी इज्जत तो रख ली तुमने, ठीक है, हैं एग्जामिशन है। ये और ये क्या हो जाएंगे, एग्जाम। बिना क्वेश्चन करे क्या फायदा, बनाया डायग्राम बना लिया ना। तो क्वेश्चन में बस मुझे ये देखना है कि भाई परसेंटेज कितनी है पेंशन बेचने की।
करें क्वेश्चन 31। पहले भी क्वेश्चन 31 करो सॉल्व भाई। नहीं मानने की जरूरत क्या है, क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में ग्रेचुइटी दी है तो उसका मतलब ग्रेचुइटी नहीं मिलती। और क्या, गरीब लोग छोटे लोग बस ताई कह देगी बेइज्जती कर देगी वहीं। फोटो खींच लो ना, चलो मैं इसको क्या 63,500 ठीक है। इसमें थोड़ी दिमाग लगाएंगे, इसको होमवर्क में लिखेंगे। थोड़ा घर पे सोचना कि ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा हाई लेवल मतलब कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि चल क्या रहा है बिल्कुल सिंपल। बताओ भाई। 63 गुड्डू रंगीले की बेसिक कितनी है? रंगीले की बेसिक कितनी है? हैं? बेसिक कितनी लिखूं रंगीले की? दस 12 1,00,000 1,20,000 एक महीने तो गया ऑफिस वो, उसके बाद थोड़ी दे दोगे उसे। डीए बोलो इसका। कैसे ले लूं? लैंच अलाउंस लैंच बताओ। डॉक्टर और तो मैं लाया करूँगा, घुटनों में मिलना तुम, घुटनों में मिला करो डॉक्टर। और तो 50 रुपये कहाँ माइनस होते हैं? लंच पर्क में, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या? पेंशन। अब पेंशन ऐसा मुद्दा है जिसे पूरे को वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पेंशन में आती है दो चीजें, एक मंथली और एक कम्यूटेड। अब बहुत ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। पेंशन कितनी है उसकी? इसका मतलब जब वो रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के टाइम पे उसने पेंशन के दो टुकड़े कर दिए। उसने बोला 25% तो मैं लूंगा मंथली और 75% लूंगा इकट्ठा लमसम। 4,000 का 25% बाबू कितने महीने मिलेगी? पक्का या 12? 11। ठीक है, एग्जाम में तो 11 महीने आएंगे बचे हुए। यहां आ गई मंथली पेंशन 11,000। कम्यूटेड निकालना है मुझे, कम्यूटेड
11 क्यों आया? वो रिटायर कब हुआ दीदी? मई को। तो मई के बाद वो घर बैठेगा, घर बैठ के तो पेंशन लेगा। मेरे एग्जाम में कितने महीने आएंगे? 12। तो 1 महीने की वो ऑफिस चला गया तो बचे कितने? सोने के चक्कर में तो नहीं गई ना पीछे। लमसम करते हैं। लमसम में क्या करना पड़ता है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, है ना। पहले मुझे बताओ, रंगीले ने किया क्या? 75% उसने क्या करा ली? इकट्ठे करा ली। तो 75% के बदले ले कितना रहा है? कितना मजा ले रहा है? कितने रुपए गाड़ी ले रहा है? मात्र 1,20,000 रुपए। यानी कि वो कह रहा है कि जो मेरे बचे हुए 3,000 रुपए है ना, वो तब तक काटते रहना, तब तक काटते रहना जब तक तुम्हारे 1,20 पूरे ना हो जाए। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है बताना जरा। हाँ, 1,20 75% के बराबर है, तो 100 कितना? तो मैं लिखूंगा 1,20,000 इंटू 100/75। कितना आ गया? 1,60,000। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है बाबू? अमीर है गरीब है? गरीब है, ग्रेच्युटी नहीं मिलती। ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो स्टेप नंबर 1 का 80,000 की उसे माफी मिलेगी। मेरा लमसम का आंसर आया 80,000 की माफी है। 80,000 क्या है? 80,000 क्या है? एग्जाम। तो अब मैं लिखूंगा कैसे? कम्यूटेड मिली कितनी बताओ? 1,60 नहीं मिली? नहीं। बच्चे एग्जाम में पता नहीं क्यों 1,60 लिखाते हैं। अब मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता इसका। 1,60 लिख देंगे। अरे 1,60 निकालने का सिर्फ इतना लॉजिक है क्योंकि स्टेप नंबर 2 में मुझे एग्जामिशन किस पे देनी है? 1,60 पे देनी है। उसकी जेब में कितना आया है? तो 1,20 लिखूंगा। माइनस वर्किंग नोट से एग्जामिशन कितनी आई है? तो आउटर कॉलम में कितना आ गया? खत्म क्वेश्चन। ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। हाँ, मंथली भी तो लिखिए। आउटर कॉलम में लिखा तो दीदी, है ना। ये HW है भाई 32। खोपड़ी चलाएंगे इसमें। ना 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 ना, बाकी बच्चों को भी करने दो। ना ना ना, तभी घर पे करना आराम तसल्ली है। क्वेश्चन 32 ये अगली क्लास में करेंगे। देखो अभी कुछ बच्चों वाली बातें, बेकार वाली बातें है ना। अब भाई सुनेंगे ध्यान से। अगला मसला आता है, अगर कोई किसी को नौकरी से निकाल दे, जिसे डायलॉग बोलते हैं यू आर फायर्ड। क्या बोलते हैं भैया? अगर किसी को नौकरी से निकालोगे तो भाई ये थोड़े कि बिल्कुल यू आर फायर्ड तुमने तो बोल दिया जोश जोश में बेचारा, है ना। अब वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या? समझ रहे हो बात को? तो जब भी किसी बंदे को नौकरी से निकाला जाता है, ओ भैया, जब भी किसी बंदे को नौकरी से निकाला जाता है उसको कुछ पैसे बेइज्जती के तौर पे दे दिए जाते हैं। और वो बेइज्जती के पैसे होते हैं 2 महीने या 3 महीने की सैलरी, कि भाई 2-3 महीने की सैलरी हम तुझे दे के भेज रहे हैं, 2-3 महीने में क्या कर, घर चला लियो और नई नौकरी का इंतजाम कर ले। तो बहुत दुख की बात है कि नहीं? अब दुख की बात इससे ज्यादा ये है कि ताई की नजर उस पे भी है। एक तो बेचारे की नौकरी चली गई, तुम क्या कह रही हो? तो ताई कह रही है भाई नौकरी चली गई बात अलग है, दुख मुझे भी है नौकरी चली गई, पर जो पैसे मिल रहे हैं वो तो बिना काम करे मिल रहे हैं, काम तो करा नहीं, फिर भी 3 महीने की सैलरी का मजा ले रहा है। तो ताई ने उस प्यार को नाम दिया, इस प्यार को क्या नाम दे? रिट्रेचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेचमेंट मतलब किसी से छीन लेना, यानी नौकरी छीन लेना और उसका क्या देना? कंपनसेशन देना। ताई ने कुछ भी नहीं, ये बातें बिल्कुल वही है जो मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूं। ऐसी बात हमने कहां पढ़ी है? 15 आउट ऑफ 26 निकम्मो आज ही पढ़ी है। और 6 महीने के एक्सेस को क्या करना है? अपर राउंड ऑफ करना है। तो ग्रेच्युटी कवर वाला तो नहीं, यहां फॉर्मूला क्या है? अच्छा ओहो सुनो, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन में भी क्या लगाई उन्होंने? एग्जम्पशन की लिमिट।
तो ताई ने बोला ग्रेच्युटी में कितनी लिमिट दी तुझे? 3। तो रिट्रेचमेंट कंपनसेशन में कितनी लिमिट दूंगी? 3। पहली, दूसरी ग्रेच्युटी की 20 है, यहां कितनी है? 5। और तीसरी में ताई ने बोला रिट्रेचमेंट कंपनसेशन में लिख दो 15/26 इंटू सैलरी इंटू, अभी बता रहा हूं, नहीं दीदी बता रहा हूं, हर जगह सैलरी के मसाले अलग होते हैं। तो ताई ने बोला यहां सैलरी के मसाले हैं एवरेज सैलरी फॉर 3 मंथ, 3 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है। कितने महीने की लेनी है? मात्र। और सैलरी के मसाले हैं ऑल, जितना भी तुम ले रहे हो सब ले लो, सिर्फ 2 चीज छोड़ देना, एक बोनस छोड़ दो और पीएफ में दिया हुआ कंट्रीब्यूशन छोड़ दो। तो सैलरी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट बोनस एंड प्रोविडेंट फंड, सब। हाँ, तो ताई ने ये बना रिट्रेचमेंट के बाद। अच्छा, इससे फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा ना, एग्जामिशन नहीं बढ़ेगी। नंबर ऑफ ईयर, बेटा बड़े बड़े देशों में है ना, अपर राउंड ऑफ कर देंगे, 11 साल 8 महीने 12 कर देना। हाँ बाबू 3 महीने, कभी तो क्वेश्चन भी दिया है साथ में 36, घबरा कह रहे हो? पोपटलाल, अब ताई पीएफ नहीं चाहती बस कि पीएफ नहीं लेंगे, क्योंकि पीएफ से तो पीएफ में तो वैसे तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल रहा है, तो वो उसमें वैसी एग्जम्पशन है 12% तक की। बताओ भाई। हाँ उस, हाँ बस ताई ने उसे छोड़, अबे क्या हो गया, ताई ने उसे छोड़ दिया बस। बताएंगे। पोपटलाल को रिट्रेचमेंट कंपनसेशन मिला 10 लाख आफ्टर 30 ईयर 4 मंथ, तो उसके ईयर कितने हो गए? 30, क्योंकि 6 से ऊपर का ऊपर राउंड ऑफ करना है। ठीक है, 6 से ऊपर राउंड ऑफ करना है ना, ग्रेच्युटी में तो ये किया था। डीए मिलता है उसको 5,000 रुपये महीना, उसकी टैक्सेबल सैलरी निकालनी है, या छोड़ो टैक्सेबल सैलरी, उसका रिट्रेचमेंट कंपनसेशन निकालना है। अब देखो मैं इसी फॉर्मूले में लगा देता हूं, 15/26 इंटू, बोलो, एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ, ईयर कितने हो गए? 30, है ना। ये लिमिट तुम्हें याद करनी है, ये क्वेश्चन में दिए गए कितने? 10 लाख, ये तो दिया क्वेश्चन में। अब अगर मैं 3 महीने की एवरेज सैलरी निकाल दूं तो क्वेश्चन सॉल्व। अब 3 महीने का एवरेज निकालना है, तो ये रिटायर कब हुआ है ना, तो पिछले 3 महीने सेम ही रहेगा ना। तो बताओ, सब कुछ लेना है जो उसमें दे रखा है, पीएफ वगैरह मत लेना। तो हमें सिर्फ क्या दे रखा है? तो बताओ बेसिक कितनी है? कैसे पता लगा? दिया है, कितने महीने ले लूं? कोई बात नहीं, अब तो लेना पड़ेगा। कितना आ गया? डीए कितना है? 3 महीने कितना आ गया? 15,000, और कुछ है नहीं। टोटल कितना हो गया? कितने से डिवाइड कर दो एवरेज के लिए, कितना आ गया? तो यहां मेरे फॉर्मूले में आ गया 25,000। तो 15/26 इंटू 25,000 इंटू 30 कितना हुआ? अब तो हो गया, कितना हुआ अब? कोई बात नहीं, 432,692 मैच कर रहा है। इन तीनों में सबसे कम क्या है? यही, इसकी एग्जामिशन दे देंगे।
10 लाख मिले, इसकी एग्जामिशन दे दी और टैक्सेबल रिट्रेचमेंट कंपनसेशन ये आ गया, सॉल्व करके दे रखा है इसलिए। ठीक है। और अगर मान लो किसी की इंसल्ट होने वाली हो, उसे पता है कि भाई कंपनी मुझे क्या करेगी, निकाल देगी, कंपनी बोलेगी यू आर फायर्ड, इससे पहले इंसल्ट हो क्या कर दो, खुद ही क्या बोल दो, फिल्मी डायलॉग कर, तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे, मैं खुद इस नौकरी से इस्तीफा देता हूं, जल्ला। हाँ, खुद छोड़ने में कुछ और मिलता है। ठीक है, उसे बोलते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, कि मैं अपनी इच्छा से क्या कर रहा हूं, अपनी इच्छा से रिटायर हो रहा हूं, है ना, स्वयं इच्छा से रिटायर हो रहा हूं, क्या दिक्कत है। और मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में मुझे क्या दे दो, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको प्रैक्टिकल भाषा में बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक की, क्या बोलते हैं, गोल्डन अब गोल्डन हैंडशेक का मतलब होगा कि मेरा हाथ भी गोल्डन और, है ना, दीदी का, मैंने दोनों ने हाथ मिलाया, मेरा भी गोल्डन हो जाए, इसका भी गोल्डन नहीं, इसको भी फायदा हो मेरे को भी फायदा हो, ऐसे कैसे हो सकता है ना। ऐसे इसलिए हो सकता है कि अभी कुछ साल पहले एक रियल में एक क्या किया गया, वीआरएस का क्या दिया गया, मजा दिया गया कुछ लोगों को, है ना। तो घर पे आराम से देख लेंगे, बीएसएनएल ने, किसने भाई, चार साल पहले बीएसएनएल के 80,000 कर्मचारियों ने क्या लिया है, बोलो निकम्मो, वीआरएस लिया है। सेवानिवृत्ति को हाथों हाथ दिया है। बीएसएनएल के मुताबिक वीआरएस की शुरू होने से 40,000 लोगों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। ये है दिल्ली के रहने वाले सुनील गुप्ता। जब से बीएसएनएल का गठन हुआ तब से सुनील इसके साथ जुड़े हैं। फिलहाल इनके रिटायरमेंट पे करीब 18 महीने का वक्त बचा है, लेकिन बीएसएनएल की वीआरएस स्कीम सुनते ही सुनील ने तुरंत उसके लिए आवेदन कर दिया। आपके यहाँ मुझे देना, मुझे वीआरएस लेने के साथ साथ बीएसएनएल के रिवाइवल में कुछ कंटिन्यू करने के अलावा मेरी जो बाकी बची हुई सर्विस है, लगभग 17-18 महीने की, क्योंकि जनवरी के बाद में मेरी सुपर एनिमेशन भी 17-18 महीने के बाद है, उसके लिए मुझे काम किए बिना ही 25% एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है। तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू डी। मजा आ रहा है अंकल जी के, नहीं आ रहे। अब काम करे बिना जितनी सैलरी है उसका 25% और देवा रे देवा। मतलब अगर काम करते तो मान लो अंकल जी की सैलरी है 1 लाख और मान लो 2 साल रिटायरमेंट के लेट से, तो काम करते तो 1 लाख इंटू 24 लाख मिलते। भाई 2 साल में कितने कमाते अंकल जी, 24 लाख। 2 साल में 24 लाख कमा लेते, 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से 24 लाख का 25% कितना आया। तो बीएसएनएल वाले कह रहे हैं कल से ऑफिस मत आओ, कल से ऑफिस मत आओ, 24 लाख तो लो ही लो, साथ में 6 लाख एक्स्ट्रा ले लो, 30 लाख ले लो, वीआरएस ले लो। पहले बताओ एम्प्लॉय के मजे आ गए नहीं आ गए। तो भाई एम्प्लॉय का तो हाथ सोने का हो गया, तभी तो बोले थे अंकल जी आम के आम गुठलियों के दाम। अब देखो कंपनी का क्या फायदा होता है। कंपनी वाले कहते हैं कि जब एक अंकल जी को रिटायर करेंगे, एक अंकल जी को रिटायर करेंगे तो ऐसे 10 अंकल जी हमने रिटायर कर दिए, ठीक है। तो जितने भी बूढ़े बूढ़े लोग रिटायर कर दिए उनसे बोल दिया वीआरएस ले लो, जितने बूढ़े लोग रिटायर कर दिए उनकी जगह पर क्या रखोगे। एक तो उनकी पोस्ट खाली होगी, सीनियरिटी की पोस्ट। सीनियरिटी की पोस्ट में हमेशा क्या होता है, परक्विजिट ज्यादा होते हैं, अलाउंसेस ज्यादा होते हैं। भाई कोई गाड़ी मांग रहा है कुछ, हाँ समझ रहे बात को। उसकी जगह रखेंगे क्या, नए 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 टैलेंटेड बालक, ठीक है। फिर उनके कान में क्या डाला करेंगे, भड़काऊ चीजें डाला करेंगे, मोटिवेशन वाली चीजें डाला करेंगे। अरे
यही उम्र है कुछ काम करने की, छुट्टी काय बात की मांग रहे हो? तो पता लगेगा सिर्फ एक एम्प्लॉय रखा और वो भी 50,000 रुपये महीने पे रखा और उससे भी कितना काम कराया? 4 का काम कराया। 4 बूढ़े लोगों का काम कौन कर देगा? एक कर देगा। क्यों? एक तो वो नया अपडेटेड होगा, है ना। अंकल जी को एक्सेल के फॉर्मूले नहीं पता, अंकल जी को पता, ये तो पता नहीं लग रहा कंप्यूटर ऑन कहां से होता है कि नहीं बात? ठीक है, मुझे तो ये बता कि भाई इसे दबा दो ऑन हो जाएगा, इसे ही दबा दूंगा तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। बाकी कोई जानकारी नहीं। सॉफ्टवेयर सीखने में इतने साल लगा दिए, है ना। उम्र की एक सीमा होती है नहीं? और फिर क्या होता है, बूढ़े होते होते टाइम पे लोग बाग थोड़े बहुत क्या हो जाते हैं, थोड़े बहुत अनइंटरेस्टेड भी हो जाते हैं। भाई यार बुढ़ापे की उम्र में, रिटायरमेंट की उम्र में अब नई चीज सिखा रहे हो, छोड़ो, सिखाओ मत हमें। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, अब तुम्हें वही चीज कॉलेज में सीए की ट्रेनिंग में सिखाया जाए तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे तो रोजी रोटी चलनी है आगे, है कि नहीं बात? बूढ़े अंकल जी को बोल नहीं सकते 5 बजे के बाद रुक जा, फिजियोथेरेपी वाले के जाना है, बहुत दर्द है कमर में, तो उनकी तो फिजियोथेरेपी का अपॉइंटमेंट है ना, राइट। लेकिन तुम्हें रोका जा सकता है 8 बजे, होगा नहीं होगा ऐसा? तो भाई एक का काम क्या होगा? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ज्यादा देर तक काम कराना। तो कंपनी कहेगी एक तो रेट आधा कर देंगे और 2 का काम कराएंगे। तो कंपनी को पता लगेगा कंपनी 2-3 साल में ये सारा पैसा तुमसे, तुम्हारे थ्रू क्या कर चुकी है? तुम्हारे थ्रू निकाल चुकी है। तुम्हें कम पैसे देके, तुमसे ज्यादा काम करा के, तुम्हें कम छुट्टियां देके, तुम्हें कम पर्क और अलाउंस देके। वहां तो अंकल जी बूढ़े हो गए भाई, इतने सालों जॉब कर रहे हैं, उनके अलाउंस पर्क में क्या हो जाती है? इंक्रीमेंट तो हो गई, है ना। साथ में वो अंकल जी पता लग रहा अच्छी पोस्ट पे थे तो उनको गाड़ी दे दी थी, याद आई बात? तुम हम जाओगे, तुम क्या कहोगे? खुद ले अपनी गाड़ी, हम कहां से दें गाड़ी? ठीक है, अंकल जी बढ़िया पोस्ट पे थे तो सरकार, उनको क्या मिल गया? कंपनी की तरफ से मकान मिल गया, तुम्हें मना कर देंगे। समझ में आई बात? हाँ, तो एचआरए और आरएफए में कमी कर देते हैं नए लोगों के लिए, ठीक है। और बूढ़े लोगों के लिए क्या होता है? वो सब चीजें ज्यादा होती है। अब वो कह रहा है भैया कौन जाएगा, कौन डॉक्टर और तो मरते हुए घुटने पे कौन सीढ़ी चढ़ेगा कंपनी की? तो 30 लाख का मजा आ गया बैठे बैठे, 24 की कितने मिल रहे हैं, और घर का मजा। और यहां पे एम्प्लॉय से कम देके उतने ही साल में तुम क्या कर लोगे? बोलो। इसलिए इसे गोल्डन हैंडशेक की कहते हैं कि बुढ़ापे के टाइम पे सामने वाले को बोल दो क्या कर, वीआरएस ले ले। तो दुनिया ये भी नहीं कहेगी कि बेइज्जती होगी, कंपनी से निकाल दिया। साथ में, अरे मैं कह रहा हूं छोड़ो, 6 लाख भी छोड़ो, कंपनी कह रही 2 साल में कितने कमाते? 24 लाख। 24 लाख लो, घर बैठो, तो भी क्या बुराई है? तो भी क्या बुराई है? आने जाने का टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, छुट्टी दिवाली है, मजा, पूरे घर एंजॉय करो फिर, है कि नहीं बात? बोलो भाई। और कहीं और काम करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो, है ना, कहीं और काम करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो, बात खत्म। अब ताई ने बोला एक मजा और दूंगी भाई वीआरएस लेने का। वीआरएस लेने के बाद जब तेरे को 30 लाख रुपए मिलेंगे ना अंकल जी, तुम्हें 30 लाख रुपए मिलेंगे, उसमें क्या मिलेगी? उसमें एग्जामिशन भी मिलेगी, इतनी जो स्क्रीन पे लिखी है। लिमिट कितनी है? अंकल जी को मिले कितने? तो 2 पॉइंट तो आसान है। अगला देखो, अंकल जी का बचा हुआ जीवन कितना है? जिंदगी का नहीं, कंपनी का, कभी दिल पे ले लो, 2 साल। तो ताई ने बोला लास्ट ड्रॉन सैलरी। बाबू लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब होता है 1 महीना। कितना मतलब होता है? 1 महीने की सैलरी इनटू कितने महीने की सर्विस बची है? 24 महीने। बोलो भैया। और अच्छी बात यह, यहां पे ताई ने सैलरी के मसाले सेम लिखे, एचआरए वाले। तो भाई क्या करो, बेसिक, डीए परसेंटेज, कमीशन परसेंटेज 1 महीने का ले लो। बोलो जल्दी, ठीक है। 1 महीने का लेके उससे 24 महीने जितने बच रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। 24 महीने बच रहे हैं, उन अंकल जी के 18 महीने बच रहे थे, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अंकल जी के फ्यूचर में झांक लिया, फ्यूचर में, फ्यूटूरे में, FUTURE, फ्यूटूरे, अंकल जी के फ्यूटूरे में झांक लिया। अब अंकल जी के अतीत में झांको। अंकल जी पुरानी यादें ताजा करो, डाउन मेमोरी लेन। बताओ कब जॉब ज्वाइन करी थी? अंकल जी कुछ कह रहे, अरे वो भी क्या सुहाने दिन थे, है ना, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं पड़ती। पुराने ज़माने में बीकॉम भी कर ली, ग्रेजुएट भी हो गए तो क्या लग जाती थी? नौकरी लग जाती थी।
जॉब ज्वाइन करी थी मैंने 1980 में, मैं था 20 साल का। अंकल जी पक्का? अरे पक्का क्या, अपॉइंटमेंट लेटर लैमिनेट करा के आज तक रख रखा है। तो अंकल जी ने बताया इस साल जॉब ज्वाइन करी थी। तो अंकल जी के अतीत में झांका तो देखा 1 महीने की सैलरी इंटू 3 महीने की 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर जो जॉब कर चुके हैं, उनके पास्ट में जो जॉब कर चुके हैं। क्वेश्चन में दिया गया होगा डाटा कि बंदे ने 30 साल 11 महीने जॉब करी, कंप्लीट ईयर लेना है। कंप्लीट ईयर लेना है मतलब अपर राउंड ऑफ नहीं करना, लोअर राउंड ऑफ करना है। ठीक है, साल कंप्लीट होगा तो लेंगे, साल कंप्लीट नहीं होगा चाहे 1-2 दिन से भी कंप्लीट ना हो तो भी हम उसको अपर राउंड ऑफ नहीं करेंगे। बोलो भाई, ये क्वेश्चन कर दो सॉल्व। इसका क्या मतलब? अबे इतनी अंग्रेजी पढ़ने के बाद नहीं समझ रहे? 1 महीने की सैलरी इंटू 3 महीने, यानी 1 साल में कितने महीने की सैलरी हो गई? 3 महीने की। तो 3 महीने की सैलरी के बराबर तुम माफी दी ले लोगे। हाँ, इंटू 3 लिख दो। इन चारों में जो सबसे कम होगा अंकल जी को उतने की माफी दे देंगे। 37 कर दो। हाँ, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। Hello everyone, myself Priyansh Kumar. बताएंगे जल्दी जल्दी। तो 5 लाख की होगी एक पेंशन, बाकी सारे अमाउंट तो बहुत ज्यादा है। पांच लाख होगी एग्जाम्पशन, देखते हैं चलो। रिटायरमेंट के टाइम पे वीआरएस का मजा मिला, कितने साल से मल्टीप्लाई करना होगा? तो देखो बताओ यहां कितना लिखूं, यहां कितना लिखूं? 7 लाख। लिमिट फिक्स है कितनी? 5 लाख। अब पहले अंकल जी के भविष्य में झांक लो, अंकल जी के फुटूरे में कितने महीने बाकी हैं? 6 महीने। उरी दादा 6 महीने मतलब 12 6 जा। हाँ, तो यहां लिख दो। मुझे बताओ 1 महीने की, अब यहां पे बताओ अंकल जी के 1 महीने की बेसिक कितनी है? 1 महीने का डीए कितना है? और वो भी पूरा बुढ़ापे के लिए, तो 5000 का पूरा 100%। 1 महीने का कमीशन, तो अंकल जी की 1 महीने की सैलरी कितनी हो गई? तो 25,000 लिख दी लास्ट ड्रॉन सैलरी। अंकल जी का जीवन बचा है 72 महीने का। उरी दादा कितना आ गया भाई? और अगर मैं ए पॉइंट को सॉल्व करूं तो अंकल जी की लास्ट ड्रॉन सैलरी है 25,000 इंटू 3 महीने, ताई ने खुद लिख के दिया है। और अंकल जी का अतीत कितना था? कितना आ गया? 22 लाख। इन चारों में सबसे कम कौन है? तो ताई ने बोला भाई देखो लिमिट से ऊपर नहीं जाने का, लिमिट से ऊपर नहीं जाने का, लिमिट से ऊपर नहीं जाने का। 7 माइनस 5, ये तुम्हें आउटर कॉलम में लिखना है अंकल जी। बोलो भैया, समझ में आती है बात? तो ताई अपनी जेब से दे दे फिर, है ना? सरकारी खजाना खाली कर दे फिर ताई। तो नहीं, जहाँ भी माइनस का अमाउंट है उसको 0 ले लो। अब देखो ये तो करेंगे अगले लेक्चर में, ये होमवर्क आज ही करा दूं 32वां। और अगली क्लास से पहले एक चीज रिवाइज करके आनी है, स्लैब रेट।
स्लैब रेट रिवाइज करके आना, क्योंकि उसमें तुम्हें मैं एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मार्जिनल रिलीफ। सैलरी की रिलीफ का कॉन्सेप्ट सीखना है, तो रिलीफ के कॉन्सेप्ट के चक्कर में क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करके आना पड़ेगा स्लैब रेट। 22वां निपटा देते हैं, खेल खत्म करते हैं। अच्छा 32, सॉरी 32। बताओ। एक सेकंड हो गया थोड़ा नीचे कर दो। 81,500। बाकियों को बेचारों को घुटने दौड़ाने दो अपने। हाँ 81,500 बहुत ही सिंपल। समझ रहे हो क्या लोचा है भाई ये? बस तो मुझे पेंशन पेंशन बता दो बस, कि कम्यूटेड कितनी है और अनकम्यूटेड कितनी है। वो सब छोड़ो, टोटल आपसे बताओ। टोटल टोटल ना, तो मुझे वही बताओ। वो तो क्या है, बिना वो करे कितने कर दिया। अरे वो डायरेक्ट व्हाट विल बी द आंसर इफ इन अबव क्वेश्चन, उसने 75% कम्यूट कराई है 1 नवंबर को। अनकम्प्यूटेड है, टोटल 29,000 है। अच्छा हाँ 29 और उसकी कम्युनिटी चार्ज तो 69 प्लस 51 करो फिर करो। दीदी होश में नहीं है बिल्कुल, पीछे सोने के जाती है और मुझसे कह रही सोने नहीं जाती मैं। रात में वेब सीरीज देखती हो कि पक्का? एक ही दिन में सारी निपटा देंगे। तो रात में जाओगे तो दिन में तो सो गई। तो बच्चे कहने लगे आज ही करा दो, बच्चों की अरदास है आज ही करा दो। बोलो इधर, इधर उधर मत झांको, इधर उधर देखो क्या कैसे हो गए। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लैंग्वेज समझनी है। पहले कर लो फिर बोलना सर आप करा दो। देखो बेसिक डीए अलाउंस ये तो सब एक एक महीने के मिलने तो पता ही है, ये तो सारे सेम ही है, सिर्फ पेंशन में कुछ बदलाव किया गया है। कुछ इलाज भी समझ में नहीं आ रहा उसका मुझे। चलो मैं कराऊं।
दक्ष भाई क्या कर रहे हो? कितना आंसर आ रहा है? नहीं तो आज का कॉन्सेप्ट है, इसमें तो पीछे से कोई लिंक नहीं है। जो भी क्लास में तुम पढ़ा रहा हूं उसको पिछली क्लास से कोई लिंक नहीं है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? इससे पूछो। पेंशन बता दो, ग्रॉस मत बताओ। करवा दूं, मैं करवा दूं। आज क्या खाया लंच में? क्या खाया था आज रोटी के साथ? सब्जी कौन सी खाई थी? बैंगन? मत खाया करो, दिमाग नहीं चलता तुम्हारा। पनीर मत खाया करो, दिमाग नहीं चला तुम्हारा। इनके वो सूट नहीं कर रहा, क्वेश्चन इनसे नहीं निकाल पा रहे हैं। अब सुनो भाई, बॉस बैठ जाओ, है ना। सुनो जब, पहले मुझे बताओ ये रिटायर कब हो रहा है? 1 मई को। भाई 1 मई को रिटायर हो रहा है ना बंदा। अब 1 मई को रिटायर हो रहा है तो मई में ये क्या लेगा? पेंशन मांगेगा। बच्चन साहब को गाड़ी खरीदने की जरूरत कब पड़ी है? 1 नवंबर को। तो जब बच्चन साहब को गाड़ी खरीदने की जरूरत 1 नवंबर को पड़ी है तो मई में बच्चन साहब क्या ले रहे होंगे? पूरी पेंशन ले रहे होंगे। कितने रुपए ले रहे होंगे? यही तो होगा। मेरी पेंशन मई से 4,000 रुपए बांध दी गई। मैंने नवंबर में जाके बोला तोड़ दो इसको, 25% अलग करो, 75 अलग करो। तो नवंबर में बोला ना, तो मई में क्या कर रहा हूं मैं? मई में क्या कर रहा हूं? 4,000 ले रहा हूं। तो जून में क्या कर रहा हूं? जुलाई में क्या कर रहा हूं? अगस्त में भी 4, सितंबर में भी 4, अक्टूबर में भी 4। अब आया नवंबर। नवंबर आया। नवंबर में मैंने बोला कि मुझे 4 नहीं चाहिए, मेरे 25% 1,000 रुपए देना शुरू करो। कंपनी कह रही 3 क्यों नहीं ले रहा भाई? तो उसने बोला, बच्चन साहब कह रहे 3 के बदले, गुड्डू रंगीला कह रहा 3 के बदले कितने दो? 3 के बदले 1,20 दे दो। इसका मतलब नवंबर में कितने मिले? 1,000, क्योंकि बाकी तो कटवा रहा है ना। दिसंबर में 1,000, जनवरी में 1,000, फरवरी में 1,000 और मार्च में 1,000। तो मंथली पेंशन ये और बाबू मंथली पेंशन ये। तो मेरी मंथली पेंशन होगी 4,000 इंटू 6 और 1,000 इंटू 5। कितना आ गया भैया? आ गई मंथली पेंशन। ठीक है। अब जो पेंशन बेच देते हैं, जिसे ताई कहती है कि भैया यूपी में आपके यहाँ बेच देते बोलते हैं, मैं कानून में कम्यूटेड बोलती हूं। तो जो पेंशन आपने कम्यूटेड करा ली उसमें क्या करना पड़ता है? कितने परसेंटेज लेनी पड़ती है? कितनी परसेंटेज है? तो 75। 75 के बदले कितना मिल रहा है? 1,20। स्टेप 1 लगाओ, 1,20,000 इंटू 100/75। कितना आ गया? स्टेप नंबर 2 में इसे ग्रेच्युटी तो मिल नहीं रही, गरीब है बेचारा, तो 1,60,000 जो स्टेप नंबर 1 में निकाला उसका 1/2 कर दो। कितना आ गया? तो 80,000 क्या है? ये एग्जेम्प्ट है। मिले कितने? 1,20। तो 1,20,000 माइनस 80,000 की एग्जामिशन। आउटर कॉलम में कितना आ गया? अब मैच कर लो। समझ बात? पिछले में यहां 29 की जगह कितना था? 11, और यहां 40 का 40 था, क्योंकि जब मैं इकट्ठी कराता हूं तो उसमें महीने का हिसाब किताब नहीं है ना, उसमें तो परसेंटेज है। इस क्वेश्चन में इसमें 29 आ रहा है और 40 ये सेम है। भाई पेंशन आप कभी भी क्या कराओ? इकट्ठी कराओ, परसेंटेज तो बस 100/75 ही करेगी ना हर टाइम पे। समझ गए? तो भाई वो पहले वाला क्वेश्चन बीकॉम वाला क्वेश्चन था, ये कुछ सीए वाला क्वेश्चन है ना। सिर्फ इसमें मुझे ये लॉजिक लगाना है कि भाई एक बंदा जब नवंबर में पेंशन इकट्ठी कर रहा है तो वो मई में क्या कर रहा है? मई में कुछ भी नहीं कर रहा है, मई में पूरी पेंशन ले रहा है 4,000 रुपए। अब एग्जाम में 4 की जगह 10 हो जाएंगे और 75% की जगह क्या हो जाएंगे? 80, 90 या 60, बस यही फर्क है और कुछ नहीं फर्क है। अब एग्जाम में वो नवंबर में करा दे इकट्ठी, चाहे दिसंबर में करा दे, चाहे अगस्त में करा दे, समझ गए ना लॉजिक?
उस टाइम तक उतनी पेंशन लेना, उसके बाद परसेंटेज निकाल देना। तब तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। किसके? आईसीआई के मॉड्यूल। कोई भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें नहीं लगेगा कि जो हमने क्लास में कवर ना किया हो। बस इन क्वेश्चन में क्या फर्क है, इसमें मैंने नाम बदल दिया, आईसीआई XYZ लेता है, इसमें मैंने 75 कर दिया, आईसीआई किताब में तुम्हें 70 मिल जाएगा, बस और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाती है। उन क्वेश्चन को बच्चे को लगता है कि अलग क्वेश्चन है, क्योंकि नाम अलग है, परसेंटेज अलग है, तो बच्चों को लगता है अलग क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी चीजें सेम मिलेंगी बस, है ना। तो घर के लिए तो कोई होमवर्क हुआ ही नहीं फिर आज। ठीक है, तो आईसीआई के मॉड्यूल में अब क्या करना है तुम्हें, रिटायरमेंट बेनिफिट के सेक्शन में जाकर, बोलो भाई लोगों, ग्रेच्युटी और पेंशन के क्वेश्चन करने, ग्रेच्युटी और पेंशन। चलो भैया, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।